वो नाव किनारे लग गए, फिर उसमें से वो एक-एक करके उतरने लगे। नौकरी की बात नहीं होगी तो हम समर्पण नहीं नहीं करेंगे करें। क्योंकि हम अपने परिवार कैसे पालेंगे? जी, फिर बंदूक रखेंगे तो फिर हमारा हमारा इज़्ज़त क्या रहेगा? तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। जी, तो समर्पण करने के बाद भी पुनर्वास के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। जी, फिर देखा हमने कि महिलाओं की हालत चंबल घाटी के घूंघट में हैं और पीड़ित हो रहा है। बाहर निकलने के लिए आज़ादी कम है। वो परत खोलना है। उस हिंसा को समाप्त करना। फिर उसके बाद देखा कि जातीय समस्या भी है कि ऊँची जाति, नीची जाति, बात गोली मार दिया, जाकर किसी गैंग में शामिल हो गया। जी, धीरे-धीरे जी, अपग्रेड अपग्रेड होके खुद हाँ, अपना गैंग बना गैंग लेता बना है। लेते हैं। डाकुओं का समर्पण हिंसा का सबसे ऊपर का परत है। हुँ, फिर हमने देखा आदिवासियों की ज़मीन की समस्या, आदिवासी लोगों की इतनी बुरी हाल है कि वो उनका पूरा ज़मीन ताकतवर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। कैसे काम करना है, वो समय ने सिखाया हमको कि कम से कम साधनों में भी आप बहुत बड़े क्रांतिकारी काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। मैं हिंसा का परत खोल रहा हूँ। आया हूँ दरबार बहुत जन्म का भूला भटका बहुत जन्म का भूला भटका लगवा ले प्रभु चरण सहारे लगवा ले प्रभु चरण सहारे आया हूँ दरबार तुम्हारे आया हूँ दरबार तुम्हारे आया हूँ दरबार। लीजेंड्स ऑफ ग्वालियर चंबल सीरीज में आज के हमारे विशेष अतिथि हैं प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं एकता परिषद के संस्थापक नेता श्री राजगोपाल पीवी जी। वर्ष 1948 में केरल में जन्मे राजगोपाल जी ने अपना जीवन भूमिहीनों, आदिवासियों और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। नई दिल्ली स्थित गांधी शांति फाउंडेशन के पूर्व उपाध्यक्ष और एकता परिषद के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने देश भर में अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1972 के दशक में चंबल घाटी में डाकुओं के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण और पुनर्वास अभियान में श्री राजगोपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2012 के जन सत्याग्रह में उन्होंने हजारों लोगों का नेतृत्व करते हुए भूमि और संसाधन अधिकारों की आवाज बुलंद की। अहिंसा, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें 2023 में प्रतिष्ठित निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज श्री राजगोपाल जी गांधीवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और शांति, न्याय व समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं आदरणीय श्री राजगोपाल जी, जिन्हें जनता प्यार से राजा जी के नाम से पुकारती है। तो सर, स्वागत है आज आपका हमारे इस चैनल में, थैंक इस यू। सीरीज में, जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ ग्वालियर चंबल। हुँ, हुँ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, एकता परिषद एक इतना बड़ा समूह आदिवासियों का और इतना बड़ा समूह जिसने पूरे देश के 12,000 गांवों को कवर किया। हुँ, हुँ। इस समय लगभग 2.5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता। तो ये नेटवर्क आपने कब खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि समाज के हिंसा का परत जी, जैसे आप खोलते हैं, जी, तो आपको लगेगा चंबल घाटी में बागियों का समर्पण हो गया, जी, लेकिन आदिवासियों का क्या हुआ? आदिवासियों का सब ज़मीन चला गया है। जी, भूदान में मिले हुए ज़मीन भी चला गया, वैसे सरकार से मिला हुआ ज़मीन भी चला गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो वो संस्कृति है कि ताकतवर आदमी कब्ज़ा कर लेगा, ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा, ठीक है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहावत लागू कर देता है गाँव-गाँव में। तो हमें लगा कि आदिवासी समस्या सिर्फ़ यहाँ नहीं है, देश में सब जगह है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, सब जगह आदिवासियों के सामने समस्या ये है कि उनका ज़मीन चला गया है। एक तरफ जो ज़मीन है वो चला गया, दूसरा आदिवासी ये सोचते थे कि उनके परंपरागत जो विचार है, ये कि ये पहाड़, ये नदी, ये नाला, ये जंगल सब हमारा है।
उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का ज्ञान नहीं रहा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन ही नहीं रहा उनका। वो सोचते थे ये सब हमारा, हमारे पूर्वजों ने इसमें जिया, हम लोग भी इसमें जिएंगे। धीरे धीरे हम अपने चालाकी के कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन आया और कहा कि कागज़ हो तो दिखाओ। आदिवासियों ने कभी कागज़ बनाया ही नहीं अपने ज़मीन का, तो उनको वो चला गया। ये पूरे विकास के इस दौड़ में, ये सिविलाइजेशन की दौड़ में वो चला गया। उनके सारे ज़मीन, जल जंगल ज़मीन उनके हाथ से चला गया। कुछ वन विभाग के पास चला गया, कुछ चौर विभाग के पास चला गया, कुछ ताकतवर लोगों के पास चला गया। एक प्रकार भिखमंगा बना दिया। और यहाँ शहरी आदिवासियों की वही वही हालत है। तो हमें लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनको न्याय दिलाना चाहिए। तो हम लोग सब जगह पूरे देश में आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू किया। इसलिए जल जंगल ज़मीन की बात सुनते हैं आप हमसे हमेशा, जी। कि हमको लगता है कि वो नौकरी की बात नहीं करते, वो मकान की बात भी नहीं करते। वो कहते हैं जल जंगल ज़मीन दे दो ना कि आप सही। हमें ज़मीन दे दो, उसमें थोड़ा-सा पानी दे दो, तो हम जोत जात के खा लेंगे। हमको जीविका अपने आप हो जाएगी। आजीविका कर रहे हैं, तुम्हारे भरोसे पर तो हम नौकरी के लिए थोड़ी जन्म लिए हैं। नौकरी के लिए नहीं। हम तो यहाँ अपने जंगल में जीने के लिए जन्म लिए हैं। जी। बहुत ही स्वाभिमानी लोग, बहुत ही आत्मनिर्भर होकर जीने वाले लोग, क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांत के बहुत करीब है। झारखंड में जाकर आप आदिवासियों से पूछेंगे तो महात्मा गांधी का गाना अभी भी क्यों गाते हो, अच्छा। तो कहते साहब महात्मा गांधी हमारे जैसे झोपड़ी में रहते थे, हमारे पास भी झोपड़ी है, उनके पास भी झोपड़ी था। हम लंगोट बांधते, वो भी तो लंगोटी बांधता था। तो कौन नेता है इस देश में जो हमारे करीब है? वही तो सबसे करीब है। जी। तो इसलिए गांधी के सिद्धांत को मानने वाले लोगों को, उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो हमने कहा आदिवासियों पर काम करना है। फिर महात्मा गांधी ने हमको सबको क्या सिखाया? अंतिम व्यक्ति के लिए काम करो। तो हमें लगा कि समाज में अंतिम वही है। अभी तो उससे भी अंतिम हो सकता है, उसको ढूंढेंगे, लेकिन अभी तो अंतिम वही है। जी। उनके लिए काम करना चाहिए। तो एकता परिषद का जन्म हुआ 80-82 में। ठीक है, इसका मतलब 72 से 70 से 82 तक हम लोग यही काम कर रहे थे। डाकू समर्पण, बागी समर्पण और उसका पुनर्वास। और 82 में जाकर हमको लगा कि हमारे काम को और ज़्यादा अहिंसा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाना चाहिए। ये अहिंसा का काम हुआ, एक और अहिंसा का काम। तो हम पूरे देश में आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया और हमने सबको सिखाया कि अहिंसक आंदोलन करना सीखो। जैसे जयप्रकाश जी ने अहिंसक आंदोलन का प्रक्रिया शुरू किया इमरजेंसी के समय। हमने कहा अहिंसक, महात्मा गांधी तो पहले ही शुरू किया। 1976 में समर्पण का काम हुआ, लेकिन 2007 में, उसके कई वर्ष बाद 2000 में हम लोग पहले पदयात्रा की, शिवपुर से लेके रायगढ़ तक 3500 किलोमीटर, संगठन को ताकतवर बनाने के लिए। फिर हर साल हम उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करते रहे, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सिर्फ 2007 में पहली बार ग्वालियर से दिल्ली की ओर चला। जब संगठन तैयार हुआ और सबको अहिंसात्मक तरीके से काम करना समझ में आया, तो हमने कहा चलो अब तो दिल्ली की ओर चलो, यहाँ इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी सड़क से ग्वालियर से दिल्ली की ओर 25,000 लोग चले और उसमें वन अधिकार अधिनियम को हम लेके आए कि आदिवासियों को ज़मीन देने का कानून बना के आए वापस। लेकिन उसको सही ढंग से लागू नहीं किया। तो 2012 में फिर आपने देखा 1 लाख लोग चले और आगरा में जाकर आगरा एग्रीमेंट लेके आए। जी। कि फिर आगरा एग्रीमेंट भी ठीक से नहीं हुआ, तो आपने देखा होगा 2018 में हम फिर चले, घोड़े से मुरैना तक चले। तब तक सब नेता लोग दौड़ के आया, कहा कि हम करेंगे, तो वहाँ का समाप्त किया। फिर 2019 में हम लोग दिल्ली से जेनीवा के लिए चले। अच्छा। 10 देश को पार करते हुए, 10,000 किलोमीटर पार करते हुए यूनाइटेड नेशन की ओर चले। तो अहिंसात्मक आंदोलन को गांव से लेके दुनिया तक ले जाने का जो प्रक्रिया है, वो है एकता परिषद। एकता में रहो और अहिंसात्मक तरीके से कानून नियम को बदलो ताकि आपकी ज़िंदगी बदल सके। जी। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गया 80 के दशक में और अभी भी चल रहा है। और हम इस बात से बहुत खुशी महसूस करते हैं कि कानून बदलने से करीब 3.5 मिलियन, 35 लाख लोगों को ज़मीन मिला है और अभी उस ज़मीन को ठीक करने की प्रक्रिया में लगे हैं हम लोग। जी। तो हमारा जो नारा है, संवाद संघर्ष रचना। संवाद करो सरकार से, अगर सरकार संवाद से नहीं मानते हैं तो संघर्ष करो। संघर्ष से जो उपलब्धि है उसको रचना में बदलो। उस प्रक्रिया में अभी जुटे हुए हम लोग। तो
आदिवासियों का काम है, एकता परिषद का काम, और गरीबों का काम, सिर्फ आदिवासियों का नहीं, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, सब काम हम एकता परिषद के तहत करते हैं। और ये जो गांधी आश्रम बना ही, ये सब अहिंसा के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए, ये कोई एनजीओ टाइप नहीं बनाया है कि जी। प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसको करेंगे। ये तो अहिंसा के प्रयोग क्षेत्र को बढ़ावा दो, और पूरे चंबल घाटी में करके देखो कि अहिंसा किस हद तक हम अहिंसा को ताकतवर बना सकते हैं। अगर हम चंबल घाटी में अहिंसा को ताकतवर बना सकते हैं, तो लोग यहाँ से सीख के उसको बांग्लादेश में भी कर सकता है, उसको यूरोप में भी कर सकता है, उसको अफ्रीका में भी कर सकते हैं, उसको अमेरिका में भी कर सकते हैं। ये एक प्रकार का ग्राउंड है सीखने का। इसलिए चंबल घाटी के लोग इस बात के लिए प्रसन्न है कि वो प्रयोग क्षेत्र ये है। तो हर एक व्यक्ति यहाँ रहने वाले लोगों को, आने वाले लोगों को समझाने की जिम्मेवारी है। तो हम इसको कहते हैं कि स्कूल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाने का विद्यालय है ये, और सिखाते जाओ और लोग जा जा के अपने अपने देश में करें। तो यहाँ से सीख के लोग आजकल अफ्रीका में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, यूरोपियन देशों में कर रहे हैं, आर्मेनिया में कर रहे हैं, बहुत जगह जाकर लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वही हमारे लिए सौभाग्य की बात मानते हैं हम लोग। अहिंसा का सर, जैसे आपने बताया कि जब इसको संगठित तरीके से और एक सद्भावनापूर्ण तरीके से अपनाया जाता है और उसके साथ संघर्ष करते हैं, तो सफलता तो मिलना निश्चित है। मिलती है। और चूंकि आप तो खुद इतने बड़ी यूनिवर्सिटी है इस प्रयोगशाला की कि आपने इतने सारे प्रयोग कर चुके हैं कि अब आपसे मतलब इसका कोई सर्टिफिकेट आसानी से कोई भी आप किसी को दे सकते हैं कि भाई दैट इज प्रूव्ड। तो एक वैसा ही मेरे मन में एक लेमनेज से विचार आया कि लोग बाग फिर भी हिंसा को अपनाते हैं। तो हिंसा क्या एलोपैथी है क्या, जो मतलब तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लोग बाग समझते हैं कि नहीं साहब, अगर हमें ट्रीटमेंट तुरंत लेना है तो एलोपैथी ले लो। अब आयुर्वेद पे तो बड़ा देर से विश्वास आता है। तो क्या आयुर्वेद को एलोपैथी की तरह नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन है जी कि आयुर्वेद है, इसका मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन है। टेम्पररी रिलीफ के लिए लोग वायलेंस का रास्ता अपना लेता है, लेकिन इसमें ये समझने की बात क्या है, पहले हिंसा को बढ़ाने वाले लोग उस पर काफ़ी रिसर्च करते हैं जी, उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जितने भी युद्ध सामग्री बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों ने पिछले कई वर्षों में अपने साइंस को बहुत आगे बढ़ाया। कि उन्होंने, आप देखो तो तीर कमान से शुरू हुआ जी, जमाना, देखो तो जी, उसके बाद बंदूक आए, बंदूक के बाद फिर न्यूक्लियर वेपन तक आ गए, ड्रोन्स आ गए, और क्या क्या नहीं आया। आप देखेंगे कि हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग निरंतर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और वो इतना नहीं, सबको समझाने के लिए अपने मार्केट भी कर रहे हैं। जैसे जितने भी खिलौने का दुकान है, उसमें आप देखिएगा खिलौना अधिकतर बंदूक के रूप में होगा, कि बच्चे उसको खरीदें, और उसके अंदर ये पैदा करना चाहते हैं थ्रिल ऑफ वायलेंस, हिंसा के प्रति एक इंटरेस्ट। क्योंकि बच्चा बंदूक खरीदता है, घर में आके पापा को गोली मारता है, पापा मरने का अभिनय करता है, बच्चा नाचता है कि हाँ मैंने पापा को मार दिया। इससे क्या है कि वो जानते हैं, ये साइकोलॉजी जानता है कि इस प्रकार बच्चों को मारने का रुचि पैदा कर दें। फिर सोशल मीडिया में देखो 80% लोग तो 80% गंदी चीज़ है, और उसमें ऑनलाइन गेम्स इतना है कि वो ऑनलाइन पूरा ही मारना काटना ही तो है, और क्या है ऑनलाइन गेम का क्या है। ठीक है, कौन किसको मारा, कितने रेप किया, कितना ये किया होगा। और उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री देखो, फिल्म इंडस्ट्री आप सुनते हैं कि इस फिल्म 5,000 करोड़ में बना, तो क्या पेड़ से लाया होगा 5,000 करोड़? कहीं ना कहीं से तो पैसा आया होगा ना, कौन इन्वेस्ट किया होगा। और उसमें हीरो दोनों हाथ में बंदूक लेके इधर भी मार रहा उधर भी मार रहा, और ऐसे भयानक मारकाट मचा रखा है, और देखने वाला ताली बजाता है, और उसके अंदर थ्रिल ऑफ वायलेंस पैदा किया आपने। तो मैं कह रहा हूँ कि वायलेंस को बेचने वाले लोग जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार अहिंसा को बेचने वाले लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी करते थे, उन्होंने नई नई चीज़ें खोज के निकाला, उन्होंने पदयात्रा निकाला, उन्होंने कपड़ा जलाने का निकाला, उन्होंने उपवास का निकाला, उन्होंने सत्याग्रह का निकाला। वो निरंतर रिसर्च कर रहे थे कि अहिंसा के
औजार को कैसे ताकतवर बना सकता है। अभी क्या हो रहा है कि लोग अहिंसा के औजार को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करने के बदले ये कह के छुट्टी पा लेते हैं और उसमें कोई दम नहीं है, इसमें बहुत दम है। तो तुमने वो प्रयोग किया है क्या पूछो? उनमें किया नहीं है, तो किया नहीं तो कैसे कंक्लूजन में पहुंच गया? तुमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तुमने कभी बंदूक बंदूक चलाया नहीं, कैसे मालूम उसमें ताकत है? तुमने कहीं अहिंसा किया नहीं, तुमको कैसे मालूम उसमें ताकत नहीं है? तो लोग ये जो है हिंसा बेचने वाले लोगों का शिकार हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस पेड़ में पानी डालोगे वो बढ़ेगा। अहिंसा में पानी डाल के देखो, अहिंसा बढ़ेगा। हिंसा में डाल रहे हो तो बढ़ेगा। जैसे हमारे बाजार में जो खरीदने का तरीका है हिंसात्मक है, खेती करने का तरीका जो फर्टिलाइजर केमिकल्स प्रकृति के साथ हिंसा है, प्लास्टिक फेंक रहा हिंसा है। हिंसा में ये जो थ्रिल है उससे मुक्त होंगे तब अहिंसा बढ़ेगा। और दुनिया भर के लोग हमसे वही कहते, देखो राजगोपाल, सिर्फ तुम्हारे देश में थोक में अच्छे लोग पैदा हुए हैं। भगवान बुद्ध पैदा हो गया, महावीर स्वामी पैदा हो गया, महात्मा गांधी पैदा हो गया, हमारे देश में एक भी तो पैदा नहीं हुआ। तुम थोक में प्राप्त किए हो, तुम्हारा काम क्या है? उस संदेश को दुनिया में पहुंचाना। तुम तो उल्टे सीधे फंसे हुए हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोगों की जिम्मेवारी है, हमें जो हमारे डीएनए में जो आया है अहिंसा, उसको समझना, उसको गहराई से विश्लेषण करना, उसको गहराई से लोगों के सामने रखना। इस काम में हम पीछे हट रहे हैं। अगर हम कर सकें तो अभी मैं स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ तो लोग मुझे क्यों बुलाते? वो अहिंसा इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहता है मेरी मदद से। उनको लगता है कि मैं उस सिद्धांत को ठीक से समझा पा रहा हूँ। कनाडा में पदयात्रा करने के लिए बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं? हर देश में, अभी अफ्रीका जा रहा हूँ तो क्यों बुलाते हैं? उनको लगता है कि ये लोगों ने अहिंसा का प्रयोग किया है, उस प्रयोग में जो ताकत इन लोगों ने समझा है, ये समझाएँगे तो हमको समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति उसको करे ना, क्योंकि आपके डीएनए में है वो। आपके भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, महात्मा गांधी आपके ज़िंदगी का भाग है। तो अगर हम उसको करेंगे तो दुनिया के प्रति हम जो कर सकते हैं उसके सबसे बड़ी कृपा होगी वो। दुनिया वाले हमसे न्यूक्लियर एनर्जी नहीं माँग रहे हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं माँग रहे, हमसे ज़्यादा वो जानता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी आपका नहीं है, आपका अहिंसा है। उसको करो ना। और उस सिद्धांत के लिए लोग लालायित हैं। सब जगह से लोग अभी अभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के डिफेंस मिनिस्टर मिले थे मुझे, नोएल कोएरो। वो क्या कह रहे? वो कह रहे राजगोपाल, गांधी से ही अफ्रीका का समस्या हल होगा। ना अमेरिका से होगा, ना रशिया से होगा, ना यूरोपियन यूनियन से होगा, गांधी से होगा। ये कैसे सोचती हो? तो मुझे लगता है कि हमारे ताकत को न समझने के कारण, हमारे हमारे सभ्यता को, हमारे इस चीज़ को न समझने के कारण हम इस गलती में फंसे हुए हैं। जिस दिन वो समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि तब आप जगत गुरु बन सकता है। अभी आप जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु तब बन सकता है जब इस दुनिया के सब समस्याओं को हल करने वाला अहिंसा सिद्धांत को आप दुनिया में प्रमाणित कर सकें। आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने आखिर आखिर में क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलके दुनिया को बर्बाद करने का आटम बम का निर्माण किया। महात्मा गांधी अकेले दुनिया को बचाने का अहिंसा सिद्धांत का निर्माण किया। आइंस्टाइन जो जो एटम बम का निर्माण किया वो कह रहा है कि ये आदमी हमसे बहुत आगे निकल गए। नहीं तो हमको क्या क्यों लग रहा है कि वो कमजोर आदमी है और उसको छोड़ो, उसको हत्या करो, उसको खराब करो, उसको गाली दो? क्या मतलब क्या रखा हुआ? अच्छाई को ना समझने वाले एक सभ्यता और गंदगी में आनंद लेने वाला सभ्यता कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने अपने सहज मिला हुआ गुण को अपनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, तो दुनिया के प्रति हमारे सबसे बड़ी योगदान वही होगा। उसके लिए गांधी आश्रम का निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ बैठकर मैं उसी पर सोचता हूँ कैसे उसको किया जाए। आपके योगदान के लिए भारत सरकार ने भी आपकी सराहना की है, विदेशों से भी आपको अवार्ड मिले हैं, तो कहाँ से आपका सम्मान किया गया था? कहीं होगा, लंबी लिस्ट होगा, लेकिन उसमें गिनने लायक वही है कि मैं हमेशा भारत सरकार के विरोध में, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मेरे सारे आंदोलन के विरोध में था। मैं 2007 में आंदोलन किया, 6 में किया तो उनके विरोध में, 7 में किया तो उसके 12 में किया तो मैं हमेशा मेरे आंदोलन सब उनके विरोध में किया। लेकिन वो इतना महान व्यक्ति निकले, वो इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 2015 में मुझे आमंत्रित किया।
जिसके विरोध में आप लड़ रहे हो, जी, वो आपको दुश्मन समझने के बदले यही फ़र्क है। जी, इसको मैं कहता हूँ कि ये इसको बनाए रखना चाहिए। सामने लड़ने वाले व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। वो गरीबों के पक्ष में लड़ रहा है, तो आपकी दुश्मनी क्या है? सही। आप जितना कर सकता करिए। तो मुझे उस बात से बहुत खुशी है कि भारत के इंदिरा गांधी पुरस्कार मुझे दिया जी, और वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी दोनों मिल के हाथ से दिया जी, और कहा कि आप हमारे विरोध में लड़ रहे थे लेकिन आप अच्छे काम कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, फिर मुझे निवानो प्राइज़ प्राप्त करने के लिए जी, निवानो प्राइज़ को तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के बराबर मानते हैं लोग। जी, तो उसके लिए जापान बुलाया और उसको प्राप्त किया जी, और लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा नाम नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया। अच्छा, तो जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है वही रिकमेंड कर सकता है। जी, तो नोबेल प्राइज़ मिला है एक संगठन को जिसका नाम है क्वाइकर इंटरनेशनल, जो जी, अमेरिका और इंग्लैंड में काम करते हैं शांति के लिए। महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है। उन लोगों ने हमारा नाम एकता परिषद का और मेरा नाम रिकमेंड जी, किया नोबेल पुरस्कार के लिए। तो खुशी की बात है, मिले ना मिले लेकिन अब जी, नॉमिनेशन तो हुआ ही, ये नॉमिनेशन। बड़ी बड़ी बात है। तो ऐसे कई पुरस्कार जो देश में तो कई पुरस्कार प्राप्त किए होंगे, लेकिन जी, ये कुछ पुरस्कार महत्व रखता है उसके जी, संदर्भ के कारण। जी, ये देने वाले तो इसलिए देते हैं कि शायद आप अपने ज़िम्मेवारी को समझते हैं, जी, अहिंसा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और प्रोत्साहित करना ज़रूरी है इस काम को, तो जी, इस दृष्टि से ठीक। लेकिन कई बार जब अ, संकट के वक़्त पर जो घटनाएँ होती हैं, जी, वो आपको और ज़्यादा अहिंसा के किनारे ले जाते हैं, वो ज़्यादा पुरस्कार है। जी, क्योंकि जैसे 2007 में हम लोग जब यात्रा किया, एक ट्रक हमारे यात्रा के अंदर आ गया, 3 लोग स्पॉट में मर गए। अ, लेकिन हमारे लोगों का प्रशिक्षण था इसलिए लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, पीटा नहीं, आग जल लगाया नहीं। तो एक तो आपको संतुष्टि इस बात पर मिलती है कि अच्छा आपने जिस 25,000 लोगों को लेके चला है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, अहिंसा के संदर्भ में। नहीं तो उतावला हो जाते हैं लोग जल्दी। जी, इतना ही नहीं, जो पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी पर थे, वो रात को 3 लाख रुपया लेके आए। कहा साहब ये पैसा उनके परिवार में भिजवा दीजिए क्योंकि हमको बहुत दुःख है कि हमारे लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? साधारण आदिवासी के लिए कौन पुलिस वाला 3 लाख रुपए इकट्ठा करता है? लेकिन उनके मन को आपने टच कर लिया। इन आदिवासियों ने, गरीबों ने उनका मन को टच कर दिया। आगरा में पहुँच गया तो वहाँ के एक बेकरी वाले ने पूरा बेकरी का सामान बीच में लाके रख दिया, कहा कि खाओ। और कोई मेरे साथ चलते-चलते मेरे हाथ में एक कागज़ रखता था, शाम को खोलता हूँ तो 5 लाख रुपए का चेक। तो आपको विश्वास होने लगता है कि अच्छे काम का कीमत इतना है समाज में। अच्छे काम का, अच्छे तौर तरीके का इतना प्रशंसा है, इतनी श्रद्धा है लोगों के मन में, तो क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं? तो अनुभव आपको सिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। शायद हो सकता है कि वो पॉपुलर ना हो, इतना पॉपुलर ना हो, हिंसा जितना पॉपुलर उतना अहिंसा पॉपुलर ना हो, जी, लेकिन आपको महसूस होता है कि इसका बहुत कदर है लोगों के मन में। इसलिए वो करने का प्रेरणा मिलता रहता है और अच्छी तरह करूँ और इसको और अच्छे ढंग से करके देखूँ और लोगों को इसमें प्रशिक्षित करके देखूँ। तो उसका एक उसका समाज में बहुत मान्यता है। अहिंसा का बहुत मान्यता है। सीधे दिखाई नहीं पड़ता जैसे वो पुरुषोत्तम कौशिक जी का किताब है ना, अ, महात्मा गांधी मजबूरी का पर्याय नहीं है, मजबूती का पर्याय है। मजबूत। ठीक है? जी, मजबूती है वो, मजबूरी नहीं है। अहिंसा मजबूरी नहीं है, अहिंसा मजबूती है। क्योंकि कौन-सा ऐसा ऐसा हिंसा ब्रिटिश वालों को भगा सकते थे? नहीं जी, भगा सकते। वो तो जी, उनके पास आपसे कई गुना ज़्यादा बंदूक है। तो हिंसा एक प्रकार मिसगाइडेड रेवोल्यूशनरी लोगों का काम है, जिसका मिसगाइड हो गया है कि बंदूक से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। वो कुछ ठीक नहीं होता। अभी इतने इतने दुनिया में घूमते-घूमते अब हमेशा मुझे लगता है कि लोग इतना सीखना चाहते हैं कि अहिंसा की प्रक्रिया को लेके अ, वही एक प्रकार हमको प्रोत्साहित करता है कि अच्छा अहिंसा एक सही तरीका है। उसमें जितना आप एक्सपर्ट बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आपको सुनने के लिए लोग लालायित है और उसकी मान्यता है। जो आपकी जर्नी है यहाँ तक आप आए, इतने
पूरे भारत में एकता परिषद आज हम्म। है, पर आगे इस प्रयोग को कहाँ ले जाना चाहते हैं? राजगोपाल जी की आगे की यात्रा क्या होगी? ये इस पे कुछ प्रकाश डालें। या तो ये तो यात्रा यही है कि मैं अहिंसा के प्रयोग को और व्यापक तो बनाना ही चाहते हैं दुनिया जी, में, जी, कि लोगों के अंदर प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं जी, कि देखो प्रयोग किए बिना कंक्लूशन में मत पहुंचो, करो इसको, करके देखो। तो कई जगह से निमंत्रण है, वहाँ सब जाने का कोशिश करता हूँ। अब जी, 77 साल में तो आप सब जगह तो पहुँच नहीं सकते, जी, कोशिश करता हूँ। दूसरी दूसरी तरफ ये कोशिश है कि जैसे चंबल घाटी आप ले लें, चंबल घाटी में मैं ये देखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि इसको सघन क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। जी, डाकू समर्पण के समय ये सघन क्षेत्र था, दुनिया भर के कार्यकर्ता लोग यहाँ आते थे जी, और यहाँ से सीख के जाते थे। फिर इसको सघन क्षेत्र बनाना चाहता हूँ, जी, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि अहिंसा का जो अलग-अलग परत है, उसको खोलने का कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या हम बागी समर्पण में सफल हुए, आदिवासियों के काम में थोड़ा बहुत सफलता मिली, वैसी सफलता क्या आपको यहाँ की बेरोजगारी मिटाने में मिल सकता है क्या? क्योंकि वो भी एक हिंसा है, पढ़ा लिखा आदमी के हाथ में काम ना हो, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकता है? महिलाओं की स्थिति बदल सकते हैं क्या? वो भी एक हिंसा है, क्योंकि दिन भर काम करें फिर शाम को पति शायद दारू पी के पीट दे, इससे ज़्यादा हिंसा क्या हो सकता है? जातीय ढंग का जो जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये जाति की दृष्टि से वो ताकतवर इलाका है, क्योंकि हर डिस्कशन जाति में आकर समाप्त होता है। तो छोटा-बड़ा वाला जो मामला उसको दूर कर सकते हैं क्या? तो मैं एक तो दुनिया भर में अहिंसा के प्रयोग को और ताकतवर बनाना चाहता हूँ, प्रशिक्षण से, भ्रमण से, एक्शन से। लेकिन चंबल घाटी में एक प्रकार ये जो गहराई है, अहिंसा की गहराई का प्रयोग को और आगे ले जाना चाहता हूँ कि ताकि अगर आप को कहना है कि चंबल घाटी में हमने अहिंसक समाज की रचना की, डाकुओं के समर्पण कराया, इतना कहना तो आसान है, जी, उससे तो आप छुट्टी पा लेंगे। जी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते डाकुओं के समर्पण कर लिया इसलिए आपने अहिंसात्मक समाज की रचना कर दी, ये नहीं कह सकते। तो अगर आपको ये कहना है लंबे अवधि में मरने के पहले कि अहिंसात्मक समाज की रचना करने में कुछ सफलता मिली, तो आपको इन अलग-अलग परतों को खोलना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको ठीक करने का कोशिश करना पड़ेगा। सफल हो या ना हो, प्रयोग करना पड़ेगा हर लेवल में। अगर आप यहाँ वो प्रयोग को सफल बनाते हुए जाएँगे, तो उससे फिर बाकी लोग सीखेंगे। फिर वो छत्तीसगढ़ वाला भी कर सकता है देख के, झारखंड वाला भी कर सकता है, बस्तर वाला भी कर सकता है, वो बिहार वाला भी कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाला भी कर सकता है। वो सब प्रयोग क्षेत्र देखना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए इसको कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का सिद्धांत आप बोलते जाइए सवेरे से शाम तक, क्लासरूम में क्या होने वाला है, ठीक है? अहिंसा बहुत अच्छा है, अहिंसा परमो धर्मः बोलते जाइए, लेकिन करे कुछ नहीं, तो क्या होने वाला है? सही है। इसलिए अहिंसा का सिद्धांत से नहीं चलेगा। अहिंसा का एप्लीकेशन, जैसे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जब तक टेस्ट नहीं करता, तब जी, तक उसका उसका भरोसा नहीं करते लोग। उसी प्रकार अहिंसा का प्रयोग जब तक आप धरती पर नहीं करके नहीं दिखाओगे, जी, तब तक लोग विश्वास क्यों करेंगे आपका? सिद्धांत बहुत अच्छा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं चाहता हूँ कि चंबल का क्षेत्र अहिंसा का प्रयोग क्षेत्र बने, सही मायनों में, अलग-अलग परत पर काम करने का। इसलिए ये अहिंसा विद्यालय बने, अहिंसा के प्रयोग क्षेत्र बने, अहिंसा विद्यालय बने, लोग बाहर से आकर उसको सीखें। जैसे के मोहम्मद अपने किताब लिखते हैं ना, चंबल घाटी से बागियों ने मुझे कैसे मदद किया वगैरह, तो वो यहाँ अनुभव प्राप्त करके जाकर उसमें लिखें और उसको फिर आगे बढ़ाएँ। तो हमारी इच्छा है कि ये सघन क्षेत्र बने अहिंसा के दृष्टि से, और हम इस सीख को पूरे देश में ले जा सकें और विदेश में ले जा सकें, और महात्मा गांधी का नाम, विनोबा भावे का नाम, जयप्रकाश जी का नाम, सुब्बराव जी का नाम को ऊंचा कर सकें, क्योंकि वही काम हम गांधी आश्रम में बैठकर करना चाहेंगे आने वाले दिनों में। ये हमारी इच्छा है। डाकुओं के समर्पण से शुरू हुई ये कहानी हुँ, और आज आपका जो विचार है कि चंबल बने अहिंसा का विद्यालय हुँ, और अहिंसा जहाँ देश विदेश से लोग सीखने आए कि यहाँ अहिंसा को जीवन में कैसे उतारा जाए।
जो आदमी आज तुरंत हिंसा में जो विश्वास कर लेते हैं, उनको उसी तरह से अहिंसा में भी विश्वास होने लग जाए, ये निश्चित रूप से आपकी जो विचारधारा है और जो आगे आपकी कार्यशैली इस पर होने जा रही है, निश्चित रूप से चंबल इससे बहुत लाभान्वित होगा। और हम आशा करते हैं कि आप इस अपने अभियान में सफल हों। पूरा चंबल क्षेत्र आपके साथ है। आपने अपना पूरा जीवन यहाँ पर दिया है। हम सब आपके पूर्ण रूप से आभारी हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने अभियान में सफल हों। आज का ये एपिसोड में हमारे साथ थे आदरणीय श्री राजगोपाल जी। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर फिर भी इसमें कुछ प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राजा जी समय निकालकर उस पर अपना जवाब देंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका, you. आपने समय दिया। बहुत अच्छा और लगा, बहुत अच्छा सभी लगा। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।